करें। तो शुरू करने से पहले मैं श्रद्धेय बाबा जी को नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता अपनी व्यक्त करता हूँ। आज का मैंने तो ये सोचा है कि आपके क्वेश्चन आंसर्स को ले लें, क्योंकि कल उतने नहीं हो पाए थे, और एक टॉपिक के रूप में कि ये बुक्स का एक ओवरव्यू हो जाए, है ना, कि क्या क्या बुक्स हैं। तो बेसिकली ये तो हम जानते ही हैं कि मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद श्रद्धेय नागराज जी ने साधना समाधि संयम के बाद में जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको भाषाकरण किया, है ना। इससे पहले ये माना जाता था कि ज्ञान को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, और अगर कोई शब्द में कह रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ या ये ज्ञान है तो वो झूठ बोल रहा है ना। यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि बताने लायक अगर कोई चीज़ है तो ज्ञान ही है, सत्य ही है, जिसको शब्दों में बताया जा सकता है, और कोई शब्दों में बताने की फिर अदरवाइज तो ये हो जाएगा कि शब्दों में केवल झूठ को ही बताया जा सकता है ना। तो सत्य को शब्दों में बताया जा सकता है, ये इस आधार से उन्होंने पूरी बात को शुरू किया है। तो पहले ये सोचा था कि उन्होंने कि मतलब, और हमेशा उन्होंने जो उनके साथ में जुड़े लोग थे उनके साथ में कंसल्ट करके, उनसे बातचीत करके ही आगे की बात, सर्वसम्मति से आगे की गति की। तो पहले ऐसे सोचा कि ये जो दर्शन है, ये जो समझ है, इसको लिखा ना जाए, वाङ्मय के रूप में ना लिखा जाए, इसको व्यक्ति से व्यक्ति सीधा समझे और उसी विधि से ये प्रोपगेट हो, है ना। लेकिन फिर बाद में सब लोगों ने कहा नहीं, आपको इसको लिखना चाहिए, इसको आर्टिकुलेट करना चाहिए। तो शुरुआत में मतलब सबसे पहले जो है ये 5 सूत्रों में अपनी बात को रखा, जैसे आपने सुना ही है, सहअस्तित्व, सहअस्तित्व में विकास क्रम, सहअस्तित्व में विकास, सहअस्तित्व में जागृति क्रम और जागृति। तो ये 5 सूत्र जो हैं वो बुद्धि के स्तर पे स्वीकृत होते हैं। तो इस तरीके से मतलब बाकी सारा जो है इन सूत्रों का ही विस्तार है या डिटेलिंग है ना। तो लोगों ने कहा भाई आपको समझ में आते होंगे, हमको नहीं समझ में आते। तो फिर उन्होंने उसको और एक्सपेंड किया, तो एक तरीके से उन्होंने भाषा को फर्दर डेवलप किया। फिर उस तरह से बोला कि ये समझ जो है 6 सूत्रों में समझ में आती है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। फिर उस तरीके से इनकी व्याख्या करना शुरू किया, इन सूत्रों की व्याख्या करना शुरू किया। तो उस तरीके से उन्होंने फिर डिटेल में की रिक्वायरमेंट को समझते हुए पूरे जो अपनी बात को कहना था उसको 3 लेवल के अंदर प्रस्तुत किया, है ना। मेनली 3 लेवल में प्रस्तुत किया। पहला है दर्शन, दूसरा है वाद, और तीसरा है शास्त्र। तो दर्शन का मतलब है जैसा चीज है उसको बताना, है ना। तो दर्शन जो है वो सूत्र रूप में होता है, जो है उसका दर्शन, है ना। तो 4 भाग में दर्शनों को लिखा, और 3 भाग में वाद। वाद जो है वो बातचीत के रूप में जो है उसको कन्वर्सेशन के रूप में जो है बातचीत को किया, वर्तमान संदर्भों के साथ में जोड़ा, और तर्क को, इसके ऊपर तर्क को विकसित किया, है ना। जैसे यहाँ पर बताया, उदाहरण के लिए यहाँ बताया सत्ता है, प्रकृति है, जीवन है,
जागृति क्रम है, विकास क्रम है, विकास। अब इसके बाद में यहाँ पर ये बताया ये विकास क्रम कैसे है, क्यों है, इसका और तर्क उसके डेवलप किए, है ना। फिर उसके बाद में शास्त्र जो है, तो वाद एक प्रकार से तर्क है। फिर शास्त्र जो है, अब इसको जीने में, सिस्टम्स में कैसे लाएंगे, तो जीवन शैली के रूप में शास्त्र है। या जीने की कला के रूप में शास्त्र है। 4 भाग में दर्शन लिखा। पहला लिखा मानव व्यवहार दर्शन। ये एक सेंट्रल पीस है, मतलब क्योंकि सबसे पहले इसी बुक को लिखा गया था और इसमें सबसे ज़्यादा रिविजन्स भी हुए हैं, और इस तरीके से ये वाली बुक एक तरीके से यू कैन से कोर बुक है ना। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में है मानव कर्म दर्शन। जैसे सोमभैया कल बता रहे थे, इसमें 18 अध्याय हैं, है ना। उसमें जो है सह अस्तित्व, कृतज्ञता, सृष्टि दर्शन, मानव सहज प्रयोजन, निर्भ्रमता ही विश्राम, है ना। फिर कर्म और फल, और फिर उसके बाद में ऐसे 18 अध्याय हैं। तो उसमें सूत्रों के रूप में बेसिकली अनुभूतियाँ लिखी हैं, कि अनुभूतियाँ जो हैं वो लिखी हैं, और साथ में जो उसमें कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशंस लिखी हैं, और कुछ अर्थों में कुछ चीज़ों के एक्सप्लेनेशंस लिखे हैं, ठीक है ना। तो वो एक बुक है। ये जो बुक है, मतलब खैर उस पर हम आएंगे। फिर उसके बाद है कर्म दर्शन। तो मानव जो है वो कर्म करता है ना, तो उसके कर्म का दर्शन का स्वरूप लिखा है। इसमें इस बुक के 3 भाग में है, इसी बुक के अंदर ही। तो पहला जो भाग है वो है आई थिंक कर्म है, फिर उपासना है, और फिर विज्ञान है। तो पहले 2 चैप्टर्स जो हैं वो जो सूत्र रूप में है, और ये तीसरा जो भाग है वो एक्चुअली एसेस के जैसे लिखा है, मतलब वो आप देख सकते हैं। उसमें सहअस्तित्ववादी विज्ञान के रूप में ये चैप्टर है। फिर उसके बाद में है मानव मानव अभ्यास दर्शन। तो अभ्यास दर्शन जो है वो ये है कि भाई अब जब मानव समाज में रहेगा, व्यवस्था में रहेगा, तो सभ्यता, संस्कृति, विधि और व्यवस्था, ये 4 चीज़ों के अंदर जो है मानव परंपरा है। तो परंपरा के रूप में क्या अभ्यास रहेंगे, इसके करीब 50-60 चैप्टर्स हैं इसमें, है ना, एक एक पेज के। यहाँ लिखने का तरीका ज़्यादा सूत्रवत है। यहाँ 2 चैप्टर सूत्रों के रूप में है, यहाँ पे ज़्यादा जो है मतलब ऐसे फॉर्म में है ना। फिर एक और छोटी सी किताब है, वो है मानव अनुभव दर्शन। ये जो है बेसिकली आत्मा और परमात्मा से संबंधित उनके बारे में है, व्यापक सत्ता में संपृक्तता के बारे में। एक बार आपको जब व्यवहार स्पष्ट हो जाता है, कर्म स्पष्ट हो जाता है, अभ्यास स्पष्ट हो जाता है, तब फिर उसके बाद में व्यापक सत्ता के साथ में क्या संबंध है, इस बात को जो अनुभव में आता है उसका अनुभव दर्शन में लिखा है। ये भी करीब 9 चैप्टर्स के अंदर लिखा गया है। फिर उसके बाद आते हैं वाद। तो पहला वाद है समाधानात्मक भौतिकवाद। तो अभी जो भौतिकवाद जो प्रचलित है, या वो एक्चुअली है द्वंदात्मक भौतिकवाद या कॉन्फ्लिक्ट
या डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म जिसको बोलते हैं, यानी सब कुछ जो है वो किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में हो, चाहे एटम भी हो वो भी उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो हर जगह जो है पोलैरिटी के रूप में चीज़ों को पहचाना जाता है, ये प्रचलित है ना। तो चाहे मानवों के बीच में हो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हमको स्टडी किया जाता है, और हर जगह पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट को पहचाना गया है। जबकि यहाँ पर कहा गया है कि प्रकृति की हर वस्तु में, जड़ में भी, अंदर भी एक व्यवस्था है ना, और उसकी समग्र व्यवस्था में भी भागीदारी है। तो इस तरीके से भौतिकता को भी समाधान के अर्थ में देखना जो है वो यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो है जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको डेवलप किया गया है। ये एक बहुत बढ़िया किताब है ना। ये देखें तो वाद में ये सेंट्रल पीस है ना, मतलब संदर्शन में ये सेंट्रल पीस है। यहाँ पर ये मुझे काफ़ी सेंट्रल पीस लगता है। दूसरा है व्यवहारात्मक जनवाद। ऐसे सेंट्रल पीस कहने से ऐसा लगता है बाकी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, बट मेरा अपना प्रेफरेंस हो सकता है। व्यवहारात्मक जनवाद। तो व्यवहारात्मक जनवाद का मतलब है जो है आदमी से बात करता ही है ना, और बात करके ही वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है और समाधान को व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो व्यवहार जो है वो मानव की एक सहज प्रवृत्ति है। तो किन बातों के ऊपर बात करें, है ना, क्या पब्लिक डिस्कोर्स हो, तो उसको व्यवहारात्मक जनवाद एड्रेस करता है, ठीक है ना। तो ये इस वाली चीज़ के ऊपर बात है। तीसरा जो है अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। ये एक तरीके से देखें तो इसका वाद है ना। ये अगर हम देखें तो इसका वाद है, ये इसको देखें तो इसका वाद है, इसका चर्चा है ना। जिन सूत्रों की यहाँ पे बात है उसको यहाँ एक्सपेंड किया है। तो अनुभव को लेकर, जैसे परंपरा में जो रहस्यात्मक अध्यात्मवाद है, स्पिरिचुअलिज्म जो है वो अपने आप में बहुत मिस्टीरियस रहा है ना। तो मिस्टिकल सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म के जगह पर अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, और अनुभव वो है जिसको बताया जा सकता है, अनुभव के बारे में बात की जा सकती है ना। तो परंपरा में ऐसा माना गया था कि अनुभव जो है वो गूंगे का गुड़ है ना। अगर अनुभव है तो उसको बताया नहीं जा सकता। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अनुभव को बताया जा सकता है और उसके बारे में चर्चा है। तो बंधन, मोक्ष, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बहुत स्पष्ट है काफ़ी। ये वाली बुक भी बहुत बढ़िया बुक है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसको पढ़ के। तो इसके बाद आते हैं शास्त्रों के ऊपर। शास्त्र में पहला शास्त्र है आवर्तनशील अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स जो है, तो अभी जो है वो एक प्रकार से लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है ना, प्रॉफिट सेंट्रिक या प्रॉफिट ऑब्सेस्ड इकोनॉमिक्स है। उसके स्थान पर साइक्लिकल इकोनॉमिक्स, आवर्तनशील अर्थशास्त्र। तो किस प्रकृति के अंदर किस प्रकार से चीज़ें आवर्तनशील हैं, है ना, क्योंकि प्रकृति अपने आप को नया करती रहती है। चाहे हम देखते हैं पेड़ पौधे जो हैं, वो पेड़ पौधों का साइकिल है, पानी का साइकिल है, नाइट्रोजन का साइकिल है, आदमी का साइकिल है, जीता है, मरता है, बच्चे होते हैं, फिर तो ये हर चीज़ में एक साइक्लिकलिटी हमको नज़र में आती है।
तो उसी क्रम में मानव की इकोनॉमिक्स का क्या साइकिल है, इसको समझने के लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र। फिर दूसरा है व्यवहारवादी समाजशास्त्र। तो ये जो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी जो है, तो अभी के समय में समाज जो है हम उसको समुदायों के रूप में समझते हैं कि बहुत सारे समुदाय हैं और ये उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, है ना। यहाँ पर जो है जब मानव को एक अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में बताया, तब ऐसे समाज का क्या शास्त्र होगा, ऐसे में क्या जीवन शैली होगी। अगर मानव जाति एक है, मानव धर्म एक है, तो ऐसा समाज कैसा होगा, उसका स्वरूप के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात है। तीसरा जो पुस्तक है वो है मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। तो यहाँ पे जागृत मानव के 122 आचरणों का वर्णन है। तो जागृत मानव जो है, अभी जो मनोविज्ञान हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली एक भ्रमित मानव के क्या टेंडेंसीज होते हैं, क्या ऑब्सेशंस होते हैं, उन चीज़ों को हम उनके पैटर्न को पढ़ते हैं, उनके स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं, उनके इलाजों को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जागृत मानव का क्या आचरण होता है कि जब, तो अध्ययन किसका करेंगे, भ्रमित मानव का अध्ययन करेंगे या जागृत मानव का अध्ययन करेंगे। तो जागृत मानव का अध्ययन करते हैं तो अपने में जागृति की जो सहज अपेक्षा है वो समझ में आती है। और जो अपन पहले दिन बात कर रहे थे कि हम में अपनी उसको लेकर मूल चाहना या सूक्ष्म इच्छा स्पष्ट होती है। तो हर चीज़ जो जागृत मानव में है उसकी कामना हमारे अंदर पहले से मौजूद है और उसको लेकर हमारे अंदर विचार और अभ्यास स्पष्ट हो जाता है उस तरीके से। जागृत, तो ये अगर देखें तो जागृत मानव ने अपने स्वरूप और उस ऐसे जागृत समाज, ऐसी जागृत व्यवस्था, उसका वर्णन किया है। हमेशा किसी पूर्ण स्थिति का वर्णन करते हैं तो उससे पहले का क्रम हमको स्पष्ट होता है। जैसे न्याय का स्वरूप स्पष्ट करते हैं तो अन्याय क्या है ये उसके लिए अलग से अध्ययन नहीं करना पड़ता और अन्याय से न्याय की ओर का क्रम हमको स्पष्ट हो जाता है ना। सत्य को स्पष्ट करते हैं तो फिर असत्य के लिए अलग अलग से नहीं करना पड़ता, असत्य से सत्य की ओर गमन करने का क्रम हमको स्पष्ट हो जाता है। धर्म क्या है ये स्पष्ट करते हैं तो फिर उसके बाद में समस्या से समाधान की ओर हमारा क्या क्रम होगा ये हमको स्पष्ट हो जाता है। तो हमेशा कोई एक चीज होती है, उसका रेफरेंस होता है, उसकी पूर्णता का रेफरेंस होता है और फिर उसके बाद में पूर्णता की ओर क्रम हमको स्पष्ट होता है। तो दर्शनवाद शास्त्र जो हैं ये हमको एक वो पूर्णता का रेफरेंस देते हैं कि पूर्णता का क्या स्वरूप होगा और फिर उससे हम उसके यथास्थिति से वहाँ तक के क्रम को हम पहचानते हैं। उसको लेके कुछ यहाँ पे गाइडलाइन मिलती है, कुछ हमको एक सूत्र मिलते हैं, कुछ सोचने को मिलता है, इस तरीके से बात है। फिर उसके बाद में एक और पुस्तक है मानवीय संविधान। मानवीय आचार संहिता स्वरूपी संविधान। तो अभी देखेंगे तो हर एक देश का अपना एक संविधान होता है ना, विच डिफाइंस कि वहाँ के लोगों के लिए क्या, कि जिसके आधार पर वहाँ का राज्य काम करता है।
यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो सभी को मानव स्वरूप में पहचाना जाता है तो पूरा विश्व जो है एक अखंड राष्ट्र के रूप में पहचान में आता है। तो ऐसा अखंड राष्ट्र में 10 सोपानीय व्यवस्था के रूप में हमको समझ में आता है। तो ऐसा पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का क्या संविधान हो सकता है, उसका एक विजन प्रस्तुत किया। तो ये बड़ी पावरफुल, मतलब उस तरीके से विजन एक हमको रखता है ना, कि पूरी धरती का क्या संविधान हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन बुक्स हैं। इसके अलावा एक बुक आपने पढ़ी ही होगी, परिचयात्मक बुक, जीवन विद्या एक परिचय। तो ये जो है पुस्तक जो है आई थिंक 97 में बस्तर में एक स्मॉल गैदरिंग के सामने बाबा जी ने एक तरीके से जीवन विद्या शिविर ही लिया था और उसी को, उसकी रिकॉर्ड करके उसको ट्रांसक्राइब कर लिया था। तो वो काफ़ी अच्छे से उसमें बात आई है, आप सब लोगों ने शायद उसको पढ़ ही चुके हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी सारे है, वो इंट्रोडक्टरी बुक बट काफ़ी डेप्थ में है। उसमें बाबा जी की अपनी लाइफ हिस्ट्री भी है और साथ में कई मतलब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वहाँ पर चर्चा हुई है ना। इसके साथ में 2 सपोर्टिंग बुक हैं, संवाद भाग 1 और भाग 2। तो इनको तो मैंने ही लिखा था मतलब, पर बाबा जी के नाम से इसको, बाबा जी ने उनको पढ़ा और इनको रिव्यू किया और उन्होंने उसको इसके सामने उसमें लिखा है। तो बेसिकली बाबा जी के साथ में हुई चर्चा, इन सब चीज़ों को समझने के क्रम में जो बाबा जी के साथ में बातचीत हुई उसको ट्रांसक्राइब करके बेसिकली टॉपिक वाइज लिखने का प्रयास है। तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग मटेरियल है। तो अभी तक इस चीज़ के ऊपर, हाँ, और साथ में इन परिभाषा संहिता। तो परिभाषा संहिता एक प्रकार से सारे जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेफिनिशंस है ना। तो वो एक प्रकार से कुंजी है, क्योंकि ये जो वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं उनको जो अनुभव हुआ है, जो दर्शन हुआ है, उसके अर्थ में उनको उन्होंने डिफाइन किया है। तो परिभाषा संहिता जो है वो उस तरीके से उसका कलेक्शन है। तो ये बेसिकली इसको कह सकते हैं वांग्मय। वांग्मय मतलब सेट ऑफ होल लिटरेचर, है ना, जो एक ही ट्री कॉन्सेप्ट है। अगर देखें तो हमको ऐसा लग सकता है कि एक ही बात कह रहे हैं सभी में, है ना, और वास्तव में ऐसा है भी, क्योंकि मूल में उसी अस्तित्व को देखा जा रहा है, अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। और कई बार जो है, जैसे हमको लगेगा कि ये बात तो वहाँ पहले आ चुकी है, बट शायद हम जब दोबारा पढ़ते हैं तो उसका कुछ रेलेवेंस लगता है वहाँ पर, है ना। तो ये इतना मेरे को कहना था। इस पर अगर आपका कुछ ऑब्जर्वेशन हो, कुछ कमेंट हो। हाँ, विकल्प और अध्ययन बिंदु एक प्रकार से यहाँ पे रख देते हैं उसको। विकल्प एवं अध्ययन बिंदु जो है, वैसे विकल्प जो है वो हर पुस्तक के शुरू में लिखा है ना, उसके जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे हर पुस्तक के शुरू में लिखा है। ये ध्यान दिलाने के लिए कि इसको परंपरागत चीज़ों में मिक्स ना किया जाए, है ना। और अध्ययन बिंदु जो है वो बाबा जी ने एक प्रकार से लिखे थे कि जो जीवन विद्या को प्रबोधित करते हैं वो इन पॉइंट्स को कवर करें, इस आशय से उन्होंने लिखे थे।
तो जीवन विद्या एक प्रकार, जीवन विद्या शिविर जो हैं वो उनका उद्देश्य ये है कि वो अध्ययन से जोड़ सके, है ना। इस बात को सोम भैया कई बार हाईलाइट करते हैं, है ना, कि उद्देश्य ये है कि इन पुस्तकों से आप जुड़ सकें, अनुभव मूलक विधि से जो कहा गया है उसको स्वयं पढ़ सकें, है ना। तो ये एक बेसिकली बात कहना था। एक और छोटी सी पुस्तक है आरोग्य शतक नाम से, वो तो बेसिकली स्वास्थ्य के नुस्खे हैं, तो आप देख सकते हैं उसको भी। हाँ, बाबा जी की जीवनी एक सुरेंद्र पाल भैया ने लिखी है ना, वो भी एक है, उसका दिव्य पथ नाम से है, तो वो एक जीवनी है। जीवन विद्या एक परिचय में भी बेसिकली आ जाता है जीवनी, बट ये वाली उन्होंने सुरेंद्र पाल भैया ने अपने शब्दों में लिखी है और लोगों से, हम सब से इनपुट्स लेके। और एक और जैसा मैंने बोला आरोग्य पथ, आरोग्य शतक, वो स्वास्थ्य संबंधी कुछ 100 बिंदु हैं जो उपयोगी हो सकते हैं, तो ऐसे। हाँ, तो इसको हम, मतलब मैं इसकी इंग्लिश के ट्रांसलेशन में लगा हूँ, तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन कुछ पुस्तकों का हो चुका है। बेसिकली बाबा जी ने ही कहा था कि तुम इसको करो, इससे तुम्हें समझने में बेसिकली इसमें मदद होगी। तो करीब 15 साल पहले मैंने ये शुरू किया था। अब इसके लिए एक टीम भी बन गई है और हमने एक प्रोसेस को भी डेवलप कर लिया है इसके पीयर रिव्यू करने का। और जैसे सुरेंद्र पाल भैया हैं, है ना, संजीव चोपड़ा भैया हैं और अदिति हैं, राहुल महाजन हैं, तो हम सब लोग मिलके जो है इसको अपने लिखे हुए को रिव्यू कर रहे हैं। मानव व्यवहार दर्शन को 2012 में पब्लिश किया गया था सरदार शहर यूनिवर्सिटी के द्वारा, और जीवन विद्या एक परिचय को 2 साल पहले किया गया था। और इसके अलावा कई बुक्स के ड्राफ्ट्स तैयार हो चुके हैं और वो रिव्यू चल रहा है। तो अभी बेसिकली इतना ही उस बारे में, है ना। आशय इसका ये है कि दर्शन का जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं उनके लिए एक ब्रिज बनाया जा सके, कि हो ये गया है कि लोगों की ना तो हिंदी अच्छी रही है ना अंग्रेजी अच्छी रही है है ना। तो एक तरीके से ब्रिज की ज़रूरत है ना, एक सेतु की ज़रूरत है, ताकि पिछले जो अभी तक किए उसमें लोगों को बेसिकली मदद हुई है, जिससे वो इसको कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से भी काम है। और कोई? हाँ दीदी। भैया, मुझे तो इस जो बुक्स है उसको किस क्रम में पढ़ा जाए तो हमारे लिए वो इजी रहेगा समझने में? पहले ये एक परिचय जो है वो रीड की है, उसके अलावा अभी नेक्स्ट क्या क्या किया जाए तो हेल्पफुल रहेगा? देखिए, वैसे तो कोई भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो आपने पहले से कुछ बहुत सारा आध्यात्मिक चीज़ों को आप पढ़ते रहे हैं, तो शायद अध्यात्मवाद को पढ़ने से आपके लिए ज़्यादा अच्छी शुरुआत हो सकती है ना। व्यवहारात्मक जनवाद जो है वो भी, अगर आपको थोड़ा आसान रीडिंग से पहले शुरू करना है तो व्यवहारात्मक जनवाद एक कंपैरेटिवली ईजियर रीड है ना। भौतिकवाद भी एक, जिनका साइंस बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको, मतलब जो अणु परमाणुओं के ऊपर थोड़ा डेप्थ में बाबा जी क्या कह रहे हैं, ताप विद्युत आदि के बारे में, तो उसको देखने का मन है तो फिर वो उससे शुरू कर सकते हैं। मतलब जैसे ऐसा था कि परिचय शिविर ना की हो तो अध्ययन नहीं हो सकता, ऐसे इन बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है ना कि ये नहीं जाना है तो ये समझ नहीं आएगी? ऐसा नहीं है। बहुत
मतलब प्री कंडीशन वाला नहीं है, बट आई थिंक आई विल, अगर इफ़ यू आस्क मी तो रिकमेंड मैं करूँगा मानव व्यवहार दर्शन को आप पढ़ें, है ना, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बेसिकली आए हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही सजेशन है इस सोम भैया का कि नेक्स्ट जो है मानव व्यवहार दर्शन को किया जाए। तो उसमें बेसिक ये वो जो है मेन कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें डेवलप हो जाएंगे, फिर उसके बाद में बाकी सारी जो चीज़ें आपको लगेंगी वो उसके सपोर्ट में लगेंगी, है ना। भैया साथ में जैसे बुक का क्रम बताया आपने, कैसे भी कर सकते हैं, तो परिचय शिविर किया हमने, उसके बाद इस क्रम में हमने अध्ययन बिंदु शिविर किया। आगे कंटिन्यू करने के लिए जो शिविर होते हैं उनको किस क्रम में और क्या मॉडल किस किस तरह के अवेलेबल हैं, उस पर रोशनी कि डालेंगे। ज़्यादा अच्छे से इसको सोम भैया बता पाएंगे किस क्रम में उन्होंने सोचा हुआ है ना। बट मेरे ख्याल से अगर इफ़ यू आस्क मी नेक्स्ट स्टेप के रूप में कौन सी बुक, तो मानव व्यवहार दर्शन के रूप में आप इसको बुक स्टार्ट मतलब करें। किस तरह के शिविर होते हैं आगे, जैसे परिचय शिविर हुआ, फिर अध्ययन बिंदु शिविर हुआ। हाँ, इसके आगे के जो शिविर हैं वो अध्ययन शिविर ही कहलाते हैं। और क्या क्या मॉडल्स हैं, बहुत आई थिंक अलग अलग तरह से करते हैं, उसमें उस क्लैरिटी नहीं है किस किस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली अध्ययन शिविर जिनको मैंने संबोधित किया है उसमें हम इस तरह से करते हैं, पुस्तक को लोग पढ़कर आते हैं, है ना। कुछ हम क्लास में भी पढ़ते हैं और जो क्लैरिटी होती है उसको लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को मैं प्रेजेंट करता हूँ उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द अध्ययन, पुस्तक का अध्ययन में हम लोग इस जैसे एक क्लैरिटी हो जाती है कि इस पुस्तक में क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, क्या कहा गया है, इतना हो जाता है ना। तो उसी तरीके से ये सारी बुक्स को हम पठन के रूप में कहते हैं कि इन सारी पुस्तकों का हम पढ़ लेते हैं और उनके अंदर क्या आइडिया कन्वे किया गया है उसको समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली है। जैसे सूचना आती रहती है ग्रुप्स में कि 2 साल का शिविर हो रहा है, अध्ययन शिविर, या फिर हाँ। 6 महीने का हो रहा है, कहीं 3 महीने का आता है, तो मतलब कितने दिन का होता है, कितनी बुक्स और राइट। तो यहाँ कितना पे समय जैसे चाहिए? तो वो बेसिकली अलग अलग डिज़ाइन है, जैसे वो लोगों की कन्वीनियंस और उस सिस्टम के अनुसार बनाया गया है। जैसे कि 6 महीने का अध्ययन शिविर जो अछोटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो वहाँ पर आशय है कि लोग 6 महीने तक वहाँ पर रहेंगे, है ना। बीच में कुछ ब्रेक्स रखते होंगे फेस्टिवल्स या और चीज़ों के लिए, और वहाँ पर वो अध्ययन के साथ में एक वहाँ पे अभ्यास का भी वातावरण है ना, एक व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास का भी वातावरण है। तो वो एक इंटेंसिव प्रोग्राम होता है जिसमें केवल पढ़ना ही नहीं बट उसको अपने आचरण में लाने का भी कुछ एक अभ्यास, एक वातावरण हमको मिलता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ परिवार रहते हैं और फिर कुछ कार्यक्रम भी रहता है, जैसे गौशाला है और खेती है और कुछ इस प्रकार के सब्जियाँ, फल आदि का कार्यक्रम रहता है। तो वहाँ पर क्या है कि वो इंटेंसिव प्रोग्राम हो जाता है, उसके अंदर हम बेसिकली चीज़ों को जिन लोगों के साथ में हम अध्ययन करते हैं उनके साथ में भी एक व्यवहार अभ्यास का अवसर रहता है, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं उनके साथ में भी रहता है। तो 6 महीने के अंदर आप ना केवल बुक्स को पढ़ लेते हो बट एक अच्छे से इंटेंसिवली अपनी लाइफ का प्लान भी बना सकते हो उन, और इस तरह से लोग करते हैं। उसी तरीके से 2 साल का जो प्लान है वो उस तरीके से है कि लोग इसको ब्रेक कर दिया कि 2 महीने में एक बार आएंगे 10-15 दिन के लिए, है ना। तो इस तरीके से वो मैनेज करते हैं। जैसे अभी यहाँ से जाने के बाद मैं अछोटी में और प्रियंका अछोटी जाएंगे, तो मैं वहाँ पे समाधानात्मक भौतिकवाद पुस्तक के लिए वहाँ पे प्रबोधित करूँगा। तो वहाँ पर जो है 15 दिन के लिए वहाँ पे लोग आए हुए रहेंगे। तो मेरे को लगता है कि मतलब ऐसे कई डिज़ाइंस हैं। मानव तीर्थ है, वहाँ पर एक्चुअली यूथ फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं, तो वहाँ पर 3 साल के प्रोग्राम्स हैं। वहाँ पे जो यंग लोग हैं वो शुरुआत के समय में वहाँ रेजिडेंशियल ही है वो प्रोग्राम,
तो वहाँ पर वो रहते हैं, साथ में श्रम अभ्यास करते हैं, व्यवस्था का अभ्यास करते हैं, व्यवहार का अभ्यास करते हैं। साथ में एक स्कूल भी एसोसिएटेड है, वहाँ पर भी वो मतलब अपना योगदान करते हैं। तो वो एक और अनदर लेवल है जिसमें वो अपना मतलब व्यक्तित्व का विकास भी होता है और साथ में अध्ययन भी होता है। तो केवल वो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। ये है बेमित्रा में, किरितपुर एक गांव है, तो वहाँ पर एक मानव तीर्थ नाम से एक संस्थान है। साधन बट हाँ 3 साल के लिए, बट मेरे ख्याल से और कुछ लोग उससे कम समय के लिए भी रहे हैं, बट मेनली वो यूथ फोकस्ड है ना। तो वो भी उसको भी आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, है ना। मतलब यूथ का मतलब हम सब यूथ ही मानता हूँ मैं तो। बेमित्रा छत्तीसगढ़ में है। हाँ जी, हाँ। तो हाँ, वो बेसिकली वहाँ पे जो लोग हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप बेसिकली वहाँ पे उनके कुछ कार्यक्रम रहते हैं, कुछ यूथ कैंप्स भी होते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा जो है एक इंटेंसिव प्रोग्राम है जो स्किल डेवलपमेंट के साथ में अध्ययन का कार्यक्रम भी पूरा रहता है, अभ्यास का कार्यक्रम भी रहता है। तो दर्शन को समझना जो है वो केवल एक थियोरेटिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये साथ में परिवार में जीने का अभ्यास है ना। तो परिवार व्यवस्था में जीने का अभ्यास जो है वो करते हैं। तो ये जी, जैसे कि यहाँ पे अभी ये जो अध्ययन बिंदु चल रहा है, तो इसका एक कार्यक्रम फिक्स है, 2 सेशन दोपहर से पहले, 2 सेशन दोपहर के बाद। तो अभी आपने काफ़ी अच्छी जानकारी सबको दी कि काफ़ी जगह पे लॉन्ग ड्यूरेशन का भी अध्ययन अभ्यास होता है। तो सर वहाँ पे वो अध्ययन अभ्यास आप जो बता रहे उसमें भी आपने अभी 3 बात बताई, विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, तो कर्म अभ्यास। तो सर पूरे दिन के अंदर ये तीनों सेक्टर को कैसे वो लोग इंक्लूड करते होंगे? हर जगह का अपना एक रिदम है, दिनचर्या है ना। और नेचुरली इन चीज़ों में रिग्रेस ही होता है ताकि लोग जो हैं मतलब उनके पास में पर्याप्त कार्यक्रम हो, है ना। इतना भी कसा हुआ ना हो कि टूट जाए और इतना भी ढीला ना हो कि हम सुस्त हो जाएं, है ना। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो लोगों का अपनी अपनी बैकग्राउंड के अनुसार जो है वो करते हैं। तो सुबह से शाम तक का कार्यक्रम रहता है। तो जैसे अछोटी में हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो उनका जो अध्ययन शिविर का जो शेड्यूल होता है, तो सुबह वो लोग कुछ अपने आप अध्ययन करते हैं, कुछ श्रम का कार्यक्रम रहता है सुबह के समय में, है ना। और फिर उसके बाद में क्लासरूम 8:30 या 9 बजे से शुरू होता है, 9 से 10:30। फिर उसके बाद में टी ब्रेक और फिर उसके बाद में 1 बजे तक कुछ सेशन रहता है। फिर आफ्टरनून में कुछ उनका गोष्ठी रहता है ना। इस तरीके से एक कसा हुआ कार्यक्रम रहता है ना। और सर जैसे कि देखने के लिए जाए तो हमारी प्रचलित मानवीय परंपरा के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि IIT IIM है, हमारे गुजरात के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी है सर, तो उनको ऑथेंटिक एक यूनिवर्सिटी कहा जाता है। काफ़ी को गवर्नमेंट ने ऐसे परमिशन देके ऑथेंटिक ऐसा प्रचलित शिक्षा में साबित किया है। तो क्या देश और दुनिया के अंदर ऐसे दर्शन के रिलेटेड कोई ऑथेंटिक सेंटर है, ऐसा कुछ साबित हुआ है सर? इस दर्शन को स्टडी करने के लिए? हाँ सर, कोई ऐसा सेंटर साबित हुआ है कि जो देश और दुनिया में ऐसा बता सके कि दर्शन के लिए यह एक ऑथेंटिक सेंटर है ऐसा? देखिए, ऐसा तो नहीं, उस अर्थ में तो नहीं है कि ये कोई और ऑथेंटिकेट करे कि ये ऑथेंटिक जगह है। लेकिन ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसको लेके प्रोग्राम शुरू किए हैं, है ना। और उसमें राजकोट में जो आत्मीय यूनिवर्सिटी है
ने काफ़ी आगे कदम बढ़ाए हैं, और एक एलजे यूनिवर्सिटी का नाम सुनते हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों ने हायर एजुकेशन में कुछ एक सब्जेक्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया है। हाँ सर, उसका तो मैंने काफ़ी बार सुना हुआ है। तो हाँ। वो जो होता है सर एज अ डिग्री टाइप हुआ हो गया, जैसे कि अजय भाई जैन जो राजकोट में अभी वाइस चांसलर के दौर पे वो कार्यरत हाँ। है सर। लेकिन आपने काफ़ी अच्छी बात बताई सर कि ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन का जो अभ्यास रहता है उसके अंदर विचार, व्यवहार और कर्म तीनों आ जाते हैं। हाँ, तो ये 3 सेक्टर वाला सर कोई ऐसा ऑथेंटिक मॉडल है? दैट आई वांट टू आस्क यू सर। अभी देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर तो शायद नहीं है, बट उनके आगे योग प्लान के रूप में हम देख सकते हैं। तो अजय भाई जो हैं वो उस डायरेक्शन में, और वहाँ पर काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि वहाँ के लोग जो हैं किस प्रकार से व्यवहार अभ्यास और कर्म अभ्यास को, इन बातों को जोड़ सकें। आई थिंक अंकित भैया आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो पास्ट में जितना हुआ है और आगे की जो योजना है कुछ, हाँ अभी फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो अगर कल्पना या प्लानिंग कर रहे हैं कि भी अभी पहले जो जितने भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उसका एक वर्कशॉप होता है, सभी बच्चों का कंपलसरी रहता है 5 दिन का, हर रोज़ 6 घंटे। तो एक कोर्स है, साथ में वीकली 2 आवर्स के लेक्चर्स रहते हैं सभी बच्चों का। तो ये मिनिमम प्रोग्राम है। लेकिन साथ में फैकल्टी के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम साल में 2 शिविर रहते हैं। जितने भी फैकल्टीज़ नहीं आते सबके लिए एक वर्कशॉप है कंपलसरी, एज एकेडमिक ही हमने तय किया हुआ है मैनेजमेंट ने। और इसके पहले 2 पठन सत्र हुए 6 महीने के। तो जितने फैकल्टी उसमें पठन करना चाहते हैं, ये सारे किताबों का पठन करना, अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट ही आपको स्पेस प्रोवाइड करता है कि आपको 50% ही टीचिंग करना है, बाकी का 50% आप अध्ययन में लगा सकते हैं। तो 2-6 महीने के पठन सत्र अभी पूरे हुए हैं। तो इस बार भी शायद नवंबर से ये प्लान कर रहे हैं या जून जुलाई से आगे कि भी तीसरा पठन सत्र भी एक शुरुआत कर सके। तो अभी इतना हुआ है, और आगे अभ्यास स्थली भी कैसे डेवलप कर पाए तो उसके ऊपर कुछ अभी प्लान चल रहा है, लेकिन अभी अनाउंस कर सके ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो जी, पठन सत्र में पूरे समाज से कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अगर वहाँ रुक के भी करना चाहते हैं तो रुक के भी कर सकते हैं, या अगर कहीं रिलेटिव या अन्य व्यवस्था में भी आप रुक के वहाँ पर अध्ययन के लिए आ सकते हैं। तो पिछले 2 पठन सत्र है उसका शेड्यूल 2 से 6 बजे तक 4 घंटे हर रोज़ रहते हैं, और एक वीक में एक पुस्तक या जितने भी पेज हम डिवाइड कर सकें पेज के हिसाब से, तो वैसा रहता है। और कुछ पेजेस या पहले हम पढ़ के आते हैं, फिर वहाँ पर क्वेश्चन आंसर करते हैं, और वहाँ पर भी साथ में भी पढ़ाई होती है और गोष्ठी भी होती है। तो इस तरीके से अभी प्लान हुआ है। तो अगर संभावना बनती है तो तीसरी जो पठन सत्र की डेट आएंगी तो सभी ग्रुप में जनरल अनाउंसमेंट होता ही है, तो इस बार भी तैयारी हो जाएगी तो वो कर देंगे। तो अभी इतना है सर। तो मेरा प्रश्न अभी भी इसके साथ जुड़ा हुआ ही है, जैसे कि अंकित भाई ने बताया सर। तो वो जो स्टूडेंट्स है, उनका जो फैकल्टी से, उनके लिए उन्होंने ये प्रकार का संपूर्ण व्यवस्था करके रखा है। बाकी उन्होंने और भी एक अच्छी बात बताई, अगर कोई रिलेटिव्स है, अगर और किसी को आना है तो वहाँ पे भी या कोई जगह पे रह के वहाँ पे जो पठन अभ्यास है उनके साथ वो लोग एज इट इज़ कंटिन्यू हो सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल वापस यह बनता है, जैसे कि हमारी जैसे उम्र के कोई लोग हैं 40, 45, 50, कोई बिजनेसमैन है, कोई एम्प्लॉयज़ है सर, तो उसके रिलेटेड सर देश दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यवस्था है कि जहाँ पे ये व्यवहार, विचार और कर्म के रिलेटेड कोई ऑथेंटिक संस्था हो, ऐसा सर? और आई थिंक कि आत्मीय यूनिवर्सिटी में भी एक कुछ ओपननेस रखी है समाज के साथ में जुड़ने के लिए, राइट? आप कुछ कहना चाहेंगे? पिछले 2 सत्र से पीएचडी भी मध्यस्थ दर्शन के ऊपर शुरू किया है। तो पहले बैच में करीब 3 लोगों ने एडमिशन लिया है, उनका अभी पीएचडी चल रहा है। दूसरे बैच में भी काफ़ी करीब 18 लोग हैं, और अभी अनाउंसमेंट आई थी तो करीब 100+ लोगों ने उसमें अप्लाई किया है। लेकिन उसके लिए अभी प्री रिक्विजिट है कि आपको पीजी चाहिए होगा। अगर आपने मास्टर डिग्री किसी भी कोर्स में किया है तो आप मध्यस्थ दर्शन में पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो उसमें एक परिचय शिविर या उसके लिए कुछ गाइडलाइन बनाई हुई है,
तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा या वेबसाइट पर वो गाइडलाइन अवेलेबल रहती है, तो आप में उसका भी स्वागत है। तो उसमें काफ़ी सारा परिचय शिविर, कुछ सम्मेलन अटेंड करना है, अध्ययन बिंदु शिविर करना है, कुछ आपको एज ए प्रैक्टिस, मतलब सूचना ग्रहण की तो आप दूसरों को लॉजिकली बता भी पाए। तो अभ्यास भी रहता है, साथ में पठन भी रहता है, अध्ययन भी, और एक सर्टिफिकेट भी, मतलब पीएचडी हो जाए तो डॉक्टर डिग्री उसमें इनायत की जाती है। लेकिन वो अभी है, तो हर साल 2 बार उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, एक जनवरी दिसंबर और दूसरी जून जुलाई में आती है। तो इस बार भी आएगी, तो उसमें आप जो भी इच्छुक है वो अप्लाई कर सकते हैं। भैया आप किस तरीके से इंगेज करना? सर मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ कि जिसमें कोई भी उम्र के लोगों का इस प्रकार से शिक्षा हो पाए। जैसे कि इन्होंने बताया वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें भी प्रचलित शिक्षा का एक लीगल सर्टिफिकेट होने के बाद भी ही वहाँ पे परमिशन मिलेगा ना सर? जैसे कि हमारी जैसे एज के लोग हैं 40, 45, 50, तो उन लोगों के लिए सर देश दुनिया में क्या व्यवस्था है, यह मेरा क्वेश्चन है सर। आई थिंक उन्होंने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ना, कि एक्चुअली वो मास्टर्स मैंडेटरी नहीं है या कुछ। जो बताया वो पीएचडी के प्रोग्राम में साथ इंटीग्रेटेड पीएचडी भी है, उसमें काफ़ी सारा ओपननेस है, लेकिन अच्छा। उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन है। तो एक बार मतलब कुछ सूचना मिलती है तो मैं ग्रुप में रख दूंगा, ठीक, कि बढ़िया, वो गो थ्रू बढ़िया। आप हो सके। एक्चुअली AICTE के माध्यम से दर्शन का मतलब इंट्रोडक्टरी कुछ भाग उसमें रखा गया है ना, दर्शन की पुस्तकों का अध्ययन नहीं है उसमें। अछोटी में है ना, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स जो हैं वो अछोटी में है ना, रायपुर के पास में। बढ़िया। तो आई थिंक और भी आप सोर्सेज से, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये था कि बुक्स का एक ओवरव्यू दे दें। बुक्स में योजना एक्चुअली एक पैम्फलेट टाइप है, तो 3 योजनाएं बेसिकली बाबा जी ने प्रस्तुत की हैं। इस योजना मतलब हम जहाँ से हम हैं और जहाँ हमको जाना है वहाँ तक की योजना। तो पहली योजना है जीवन विद्या योजना, जो कि है जीवन विद्या शिविर के द्वारा जो है हम जन सामान्य तक हम इस बात को पहुँचाएं। फिर दूसरी योजना है शिक्षा का मानवीयकरण योजना, जिसमें यह है कि हमारा जो ये क्रमिक शिक्षा होती है उसमें हम किस प्रकार से इस दर्शन के कंटेंट को इंटीग्रेट करें, है ना, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड कंटेंट ऑफ एजुकेशन। तो वो क्या है कि कुछ चीज़ें नर्सरी के में दिया जाएगा, कुछ फर्स्ट में दिया जाएगा, उस तरीके से बच्चे की मानसिकता जो है वो आप में क्रमिक रूप से विकास हो, और साथ में मतलब एक वातावरण भी उसका डेवलप हो, घर पर भी और स्कूल में भी, जिससे उसकी चेतना में विकास हो सके। तो वो एक शिक्षा का मानवीयकरण कार्यक्रम है, योजना है। और तीसरी योजना है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। तो वो है कि किस प्रकार से परिवार जो हैं, कई परिवार मिलकर किस प्रकार से परिवार समूह के रूप में रहेंगे, परिवार समूह 10 परिवार समूह मिलकर किस प्रकार से एक ग्राम के रूप में रहेंगे, उसका एक विजन प्रस्तुत करता है ना। उसको लेकर जो है कई जगहों के ऊपर लोग अपने तरीके से प्रयास कर ही रहे हैं। देखिए, हम आरंभिक स्थिति में हम सब बाय डिफ़ॉल्ट एक परिवार में हैं ही, है ना। तो सबसे पहला जो व्यवस्था का चरण है वो परिवार ही है। तो वहाँ पर हम अपनी इस परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की जो नींव है या भ्रूण रूप है, वहाँ पर तो हम प्राकृतिक रूप से हैं। तो हम वहाँ पर उसको समग्र व्यवस्था के अर्थ में व्यवस्थित कर सकते हैं और फिर आगे की कड़ियों को पहचान सकते हैं। मतलब ऐसा शायद नहीं होगा कि अपने देश में या
अभी का कॉन्स्टिट्यूशन हटाकर मानवीय कॉन्स्टिट्यूशन लगा देंगे और पूरे देश में परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था घोषित कर देंगे, है ना। ये बॉटम अप विधि से ही होगा कि लोग जो हैं, बेसिकली आइडिया ये है कि परिवार जो है अपने निर्णय लेने में स्वायत्त बने, है ना। ग्राम जो है वो अपने निर्णय लेने में स्वायत्त बने, एक शहर जो है अपने निर्णय लेने में स्वायत्त बने। जैसे जैसे हम अपने निर्णयों को स्वायत्त विधि से लेने लगते हैं, सर्वसम्मति से लेने लगते हैं, समझदारी से लेने लगते हैं, तो हमारी जो है एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो है वो कम होने लगती है ना। जिन चीज़ों को लेकर हम ज़्यादा बाजार के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन चीज़ों से हम जो है अब जो है सामान्य रूप से आपस में व्यवहार विधि से करने लगते हैं, है ना। तो वो एक, है ना, उस पर हम अभी मेरे को लगता है शुरुआती स्थिति में है। तो जीवन विद्या योजना जो है वो एक्चुअली जनसंपर्क योजना है ना। सबके पास में एक सूचना पहुंच सके, इस अर्थ में है। शिक्षा का मानवीयकरण योजना जो है वो एक्चुअली सिस्टमेटिक एजुकेशन के अंदर इसको लाने का है। बट फाइनली जिस चीज़ से जो उसका फल है वो है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, है ना। तो ऐसे इसको देखा जा सकता है। बढ़िया। तो और कोई क्वेश्चन और भी कुछ कल रह गए थे, कुछ एक पॉइंट्स। अच्छा, अच्छा, देखिए वेदांत में कुछ पंचकोशों की बात की है, तो अच्छे से तो बाद में डिटेल में अपन बात करेंगे, बट अभी एक आउटलाइन के रूप में थोड़ा सा बात कर देते हैं। तो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, है ना, फिर उसके बाद आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो मूलतः व्यापक सत्ता में संपृक्त होने से सभी में, प्रकृति क्योंकि पदार्थ है तो उसमें एक अन्नमय कोश तो है ही, है ना। तो अन्नमय कोश का मतलब पदार्थ, और प्राणमय कोश का मतलब प्रेरणा पाने वाला अंग। तो व्यापक वस्तु में सभी एक प्रेरणा पाने वाला है। तो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की सक्रियता पदार्थ अवस्था में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में मनोमय कोश की क्रिया जो है चालू हो जाती है प्राणावस्था से, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के चयन की क्रिया चालू हो जा रही है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने आप से अपने आवश्यकता वाली वस्तुओं को, न्यूट्रिएंट्स को धरती से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे एक ही मिट्टी के अंदर नीम भी लगा हुआ है, आम भी लगा हुआ है। आम जो है अपने मन की या अपने आवश्यकता के न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है, और नीम जो है अपने आवश्यकता न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है। हाँ, पहचानने की क्रिया के साथ में इसमें एक चॉइस की क्रिया भी दिखाई दे रही है। पहचानना तो एक्चुअली पदार्थ में भी है, बट इसमें एक पहचानने के साथ एक चॉइस की क्रिया भी दिखाई दे रही है, जिसको बोला मनोमय कोश। तो मनोमय कोश जो है ये प्राणावस्था से विकसित होना शुरू हो जाता है, फिर स्वेदस संसार के अंदर हमको दिखाई देता है, और फाइनली इस स्टेज के ऊपर पहुंचता है कि हमारा ब्रेन जो है वो जीवन के साथ में कम्युनिकेट करने लगता है ना। तो ब्रेन और मन, ब्रेन में मन जैसी क्रिया होना आवश्यक है, तभी वो मन के साथ कम्युनिकेट कर सकता है ना। तो फिर उसके बाद में वो मनोमय कोश की क्रिया जो है मन में दिखाई देती है, और ये जीव जानवरों में आनंदमय कोश की भी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जीव जानवर अनुकूलता प्रतिकूलता के अर्थ में अपने सुख दुख को व्यक्त करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद मानव में आनंदमय कोश और सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुख और दुख ज़्यादा तीव्रता से स्पष्ट होने लगता है ना।
फिर उसके बाद में विज्ञानमय कोश जो है ये बुद्धि और आत्मा की सक्रियता को कह रहे हैं। ऐसा होने पर आनंदमय कोश भी पूरा भर जाता है, तो और पांचों कोशों की सक्रियता बेसिकली प्रमाणित होती है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है, जो कि मानव व्यवहार दर्शन के अध्याय 3 में आई थिंक इसको बताया गया है। तो ऐसे इसमें तो परंपरा में जो है आनंदमय कोश को मेरे ख्याल से सबसे ऊपर रखा गया है, यहाँ पर विज्ञानमय कोश को सबसे ऊपर रखा गया है। ये एक बेसिक डिफरेंस है। सर ये सब बुक्स में से डेथ के ऊपर डेथ के टॉपिक के ऊपर कौन से इसमें है? डेथ के टॉपिक के ऊपर देखिए, डेथ के ऊपर कोई बुक नहीं है। तो शुरुआत के दौर में बाबा जी के साथ में हम लोग चर्चा करते थे, तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस पूछा करते थे कि मरने से एक सेकंड पहले जीवन की क्या स्थिति होती है, मरने से जस्ट बाद में क्या होती है, 2 शरीर यात्राओं के बीच में क्या होता है ना। तो उन्होंने कहा पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुमको जीना है या मरना है है ना। तो बेसिकली अगर मान लो तुमको मरना है और ऐसे जीवनों को कंट्रोल करना है और उस तरह की बात करनी है, तो उस बारे में बात करेंगे। और अगर जीना है तो ये जो दर्शन है उसका कंसर्न जो है वो जन्म से लेके मृत्यु के बीच में जो मानव का जीना है उससे कंसर्न करता है। तो बेसिकली मृत्यु को यहाँ पर एक घटना के रूप में पहचाना। एक चर्चा में बाबा जी इस प्रकार से भी बोले कि मुझे भी मृत्यु तभी समझ में आई जब मुझे जीना समझ में आया, है ना। तो अभी उल्टे परंपरा में बताया जाता है कि मृत्यु समझ में आएगी तो जीना समझ में आएगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं जीना समझ में आएगा तब मृत्यु भी समझ में आएगी। डेथ का इम्पोर्टेंस मुझे इसलिए लग रहा है कि जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि डेथ के वक्त हमारी जो चेतना की स्थिति है उससे हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड होता है। तो इसके लिए अगर हमने ज़िंदगी भर पूरा गलत मतलब भ्रमित काम किया है, मगर अगर हम एंड को कैसे हम ज़्यादा सुधार सके ताकि हमारा नेक्स्ट बर्थ में चेतना का लेवल वैसे मिल सके, इसके लिए डेथ का ऐसा तो यहाँ पर नहीं कह रहे हैं कि भाई जिंदगी भर कुछ भी करो अंत में सहअस्तित्व का नाम ले लो और नहीं जो वैसे नहीं, मगर अगर मतलब जागना ही सपोज लेट हुआ कोई भी रीज़न से, तो अगर हम पिछला भी सुधार ले तो आगे हमारी यात्रा सुगम हो सके। ऐसा एक अभ्यास दर्शन में कुछ बात की है मृत्यु संस्कार के बारे में, है ना। तो अभ्यास दर्शन में एक मृत्यु संस्कार के बारे में बात की है कि जीवन में ऐसे समय में मतलब क्योंकि यहाँ संस्कारों का भी एक स्वरूप है कि अब उनको भी हम मानवीयता के अर्थ में कैसे करें, है ना, कि मृत्यु के समय में क्या करना है ना। तो ये भी एक प्रकार का संस्कार है। तो उस समय उस व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्यों को उसके संबंधी लोग याद करते हैं, तो उसमें अच्छा संस्कार बनता है ना। इस प्रकार से बात है। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ। पिताजी का शरीर शांत हुआ था, तो वो कोरोना का समय था, तो कोई आ भी नहीं सकते थे घर पर। तो फिर हम लोग है ना उस समय हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग दर्शन का पठन करेंगे, है ना। वैसे तो नॉर्मली घरों में गरुड़ पुराण पढ़ते हैं या क्या करते हैं। तो एक प्रकार से घर का माहौल भी काफ़ी सकारात्मक हुआ। मम्मी को भी उस चीज़ से उबरने में आसानी हुई, क्योंकि ये जो दर्शन जो है वो हमको कंटिन्यूटी के ऊपर लाता है कि संसार जो है ये व्यवस्था के रूप में निरंतर बना हुआ है। सत्य जो है वो निरंतर है, नित्य है। तो ये नित्यता, स्थिरता
और निरंतरता के ऊपर हमारा फोकस ले आता है, जबकि डेथ जो है वो ऐसा लगता है कि एक एंड हो गया, इस भाषा से ही लगता है। जबकि यहाँ पे दर्शन जो है डेथ को एक कंटिन्यूटी के रूप में, एक घटना के रूप में दिखाता है कि जीवन नित्य है, जन्म मृत्यु एक घटना है। तो उस तरीके से ये मतलब एक अच्छा एक घर में माहौल रहा, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना, हम लोग उस दौर से जो है वो सुगमता से निकले। तो ऐसा इस पुस्तक में थोड़ा बहुत कुछ आइडिया देते हैं। जीवन दर्शन आने से पहले कैसे आया, बाबा जी के साथ कोई अनुभव थोड़ा? ठीक है, तो शॉर्ट में बताता हूँ। तो बाबा जी से हमारा दर्शन से परिचय जो है मेरा एक मित्र के द्वारा हुआ, प्रवीण के द्वारा, और फिर उसके बाद में जीवन विद्या शिविर के द्वारा। प्रवीण और मैं आईआईटी में साथ में ही थे, तो इस तरीके से और वो हमारे घर पर आकर ही उसने उसको डिलीवर किया था। फिर उसके बाद में एक संयोग हुआ, अतुल विज एक और मित्र हैं हमारे, उनका वो भी आईआईटी से ही थे, और उनका उस समय बाबा जी आईआईटी में आया करते थे। मैं जब आईआईटी में था तब मेरा बाबा जी से संपर्क नहीं हुआ, तो उन्होंने बेसिकली मेरा ध्यान दिलाया कि तुमको बाबा जी से मिलना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने बेसिकली मैं उस समय हैदराबाद में जॉब करता था, मोटरोला में। तो उस समय मैंने सैमसंग में जॉब लिया था बेंगलोर में, तो बिटवीन जॉब्स हमने 2 मंथ्स का ब्रेक लिया था। और तो इस बीच में फिर बाबा जी के घर पे कांटेक्ट किया और उनको बोला हम आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा आइए। तो हमारी बेटी उस समय 4 साल की थी, नवंबर 2004 में हम लोग गए। तो बाबा जी जो हैं, हम लोग थोड़ा सा ऑड सा तो था ही एक प्रकार से कि किसी के घर में इस तरीके से पहुंच जाएं कि तो उस समय बाबा जी की पुस्तकें मैंने मंगवा ली थी पहले ही, और मैं पढ़ता था। समझ में तो ज़्यादा आती नहीं थी, पर ऐसा लगता था कि कुछ पावरफुल सी कुछ बात कह रहे हैं, है ना, कि मैंने अस्तित्व को देखा है ना, और ऐसा चीज़ें हैं। तो ऐसा लगता था कि मतलब कुछ फाइनैलिटी वाली बात हो रही है। स्पेक्यूलेटिव और फाइनैलिटी के अंदर डिफरेंस है ना, कि ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, ये एक भाषा होती है। और एक भाषा ऐसी होती है कि ऐसा है, ऐसा मैंने अनुभव किया है और उसका प्रमाण ये है और मैं तुमको समझा सकता हूँ, है ना। तो वो एक प्रामाणिकता वाली भाषा होती है। तो उसको पढ़ के जो है काफ़ी लगता था। तो मैं, प्रियंका और हमारी बेटी उस समय 4 साल की थी, तो हम लोग गए बाबा जी के वहाँ पे। तो बाबा जी वहाँ पर बैठे हुए थे, मतलब लेटे हुए थे अपने कमरे में। नर्मदा मंदिर के सामने उनका घर था। तो उन्होंने बेसिकली सामान्य परिचय के बाद में, है ना, तो पूछा कि अच्छा कहाँ से आए हो, क्या सब, ये सब चीज़ें। तो उन्होंने अपनी बात को इसे शुरू किया कि मानव जो है जब से इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ है तब से विश्वास ढूंढ रहा है और उसको विश्वास अभी तक मिला नहीं। तो मैंने जो साधना, समाधि, संयम पूर्वक पाया, उससे मुझे विश्वास करना आ गया और वो मैं तुमको समझा सकता हूँ। तो हमको बड़ा प्रभावित किया इस बात ने, और तब से हम एक्चुअली वहाँ पर एक प्रकार से टिक गए।
संयोग ऐसा रहा कि बाबा जी के साथ में बारंबार मिलना होता रहा। वो बेंगलोर भी आए, कभी कभी वो फ़ोन भी कर लेते थे, और तो अपने को भी एक सेल्फ इम्पोर्टेंस लगता है ना कि कि अपने को भाव दे रहे हैं ना। तो मतलब तो उनकी आवाज़ में दम रहता ही था, मतलब हरिहर कैसे हो, है ना। तो पूछते थे, तो मतलब अपने आप में अपनी पात्रता तो कम थी और चीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो एक 2006 में 2005 में बाबा जी बेंगलोर आए थे। तब उन्होंने कहा तुम मसूरी सम्मेलन में आना। तो 2005 में सम्मेलन में गए, वहाँ पर बाबा जी ने अध्ययन को लेकर का प्रस्तुत किया। तो मुझे काफ़ी उस समय बड़ा ऐसा अपील हुआ कि ये तो चीज़ की जा सकती है, इसमें तो मतलब कल्पनाशीलता के प्रयोग से, कल्पनाशीलता तो है ही और कोई साधना की इसके अंदर बात नहीं है, सामान्य रूप से अभ्यास की बात है और परिवार में रहते हुए परिवार रूपी व्यवस्था को प्रमाणित करने की बात है। तो ऐसा लगा ये तो मतलब एक अपने में एक विश्वास का संचार हुआ। और जो उस प्रकार से मैंने वहाँ पर सम्मेलन में देखा, लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए, प्रेम सिंह जी बांदा से किसान, और कोई है ना साइंटिस्ट है, तो कोई अमेरिका से आया है, कोई कनाडा से आया है ना, और सभी लोगों को ये बात एक जैसी स्वीकृत हो रही है ना। तो मैं उस चीज़ से बहुत प्रभावित हुआ, और बाबा जी का व्यक्तित्व, और मतलब जितना सहज उसमें, मतलब कंधे पे हाथ रख के बैठ के वो बात करते थे, तो उनके साथ में लगा कि मतलब जैसे कि कहीं टिकने की जगह में पहुंच गए, है ना। फिर वहाँ पे मेरा श्री राम से पहली बार मिलना हुआ, और फिर है ना, मैं उससे पहले बाबा जी के पास में जा ही चुका था। तो फिर हमने श्री राम और मैंने मिलकर जाने का मन बनाया वहाँ पर, है ना। तो 2006 अगस्त के अंदर हम लोग दोनों वहाँ पर पहुँचे। तो श्री राम अपने साथ में ऑडियो वीडियो का सामान भी ले आया था। शुरुआत में मेरे को लगता था कि ये चीज़ों से तो डिस्ट्रैक्शन होगा, बट बाबा जी का भी मन था कि इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो केवल हमें ही संबोधित नहीं कर रहे थे, वो मानव जाति को संबोधित कर रहे थे, है ना। तो उस प्रकार से हम उसमें बेसिकली, बट हमारी भी शायद कहीं कुछ ईमानदारी रह गई होगी, है ना। तो हम लोग भी कोई स्क्रीन के लिए नहीं कर रहे थे, अपनी जो स्थिति थी उस हिसाब से हम बात कर रहे थे, और हमारी कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी किसी फिलॉसफी और किसी चीज़ में, है ना। तो उनके साथ में एक सहज रूप से हम लोग बातचीत को कर पाए। तो वो एक संवाद का एक क्रम चला जो 2006 से 2016 तक, उनके शरीर यात्रा शांत होने तक चला, और समय समय पर उनके पास में जाना हुआ। 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12 समय समय पर उनके साथ में जाते रहे। तो और हमेशा उनके पास में जाने पर एक नवीन ऊर्जा का संचार होता था, एक कुछ और इसमें 2011 में 2008 में बाबा जी हमारे पास बेंगलोर में भी आए, है ना। और फिर 11 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये विचार बहुत भारी हो रहा है और हमारा जीना जो है उतना नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मैं वहाँ बेंगलोर में जॉब करता था। तो बाबा जी को पूछा कि क्या करें, उसने कहा ये तो चीज़ें तुम्हें अपने परिवार में डिस्कस करनी चाहिए, है ना। तो वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं किए, है ना। तो फिर उसके बाद में मतलब हमको ये लगता था, मुझे और प्रियंका को, कि हमारा एक संयोग एक महापुरुष के साथ में हुआ है और हमको बाद में रिग्रेट ना हो
कि हमने उनके साथ न्याय नहीं किया, है ना। तो तो फिर तो प्रियंका ने कहा कि है ना तुम मतलब छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बेसिकली वहाँ पे छोड़ दिया जॉब वगैरह वहाँ पे 2011 में। और फिर वहाँ बेमित्रा में हमने एक ज़मीन खरीदी, और मेरा कोई कृषि से कोई बैकग्राउंड नहीं है और हमारा गांव में भी कभी रहना नहीं हुआ था। तो वहाँ पर गांव में रह के उस जगह को डेवलप किया, है ना। और तो वो 2-2.5 साल तक हमने उसको वहाँ पे गन्ना लगा के गुड़ वगैरह बनाया और सब चीज़ें किया। तो पूरा एक्सपोजर हुआ गांव में, गांव का आटे दाल का भाव पता लग गया, है ना। और ज्ञान का हाँ अनुभव तो नहीं हुआ। हाँ, तो बेसिकली उस समय हमारी बिटिया तो पढ़ ही रही थी और हमने बेंगलोर में हम लोग रहते थे। तो फिर उसके बाद में बेसिकली घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। और फिर उसके बाद में हमको लगा कि इसको बैलेंस को करने की ज़रूरत है। तो निर्णय किया हमने कि एक बार फिर से जॉब लेनी चाहिए। और घर की स्थिति के लिए अगर हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर समाज के ऊपर बोझ बनेंगे, है ना। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी हमको खुद ही लेनी चाहिए। तो ये फिर उसके बाद मुझे लगा, मैंने बाबा जी से बात किया कि 2.5 साल पहले जब मैंने जॉब को छोड़ा था, तब उस समय मुझे लगा था कि हमने समाधान समृद्धि की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। और अभी जब हम वापस जा रहे हैं तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा ही होता है, इसमें जो है पीछे जाने का रास्ता नहीं है। तो इसमें जो है यथास्थिति में संतुलन और विकास में प्रवृत्ति के साथ में चला जाता है, असंतुलन के साथ में गति नहीं है। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा कि बिटिया की पढ़ाई जो है उसको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो हम लोग मतलब वहाँ पर रहे और उसकी 12th और उसकी एजुकेशन का किया। फिर उसके बाद में और जगहों पर हमने देखा क्या कर सकते हैं। तब तक होते होते कोरोना आ गया। तो कोरोना से पहले की बात है कि पिताजी का ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर उसके बाद अचानक हम लोगों को फिर सब कुछ को ड्रॉप करके जयपुर जाना पड़ा। उनको 1.5 साल उनकी सेवा में रहे, उनका शरीर शांत हुआ, फिर मदर साथ में है। तो ये थोड़ी सी लंबी सी कहानी है। तो ऐसा कुछ है। तो बेसिकली लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, आई थिंक ये जो दर्शन है वो सभी के लिए है, किसी विशेष के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऐसे कोई बड़े प्रश्न हो ज़िंदगी में, समाज का कुछ बहुत कल्याण करने का मन में निष्ठा हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा हमें दूर दूर तक नहीं था। सामान्य रूप में जो हम हैं वैसे ही थे। उसी किसी क्रम में जो है एक दर्शन से संपर्क हुआ और उसको पचाने में अभी भी लगे हुए हैं। तो यहाँ रुकेंगे।